की ओर बढ़ो, प्रगति की ओर चुनो, ये हमें संकेत देता है श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी का ये स्टैच्यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मन्यम विरुडु तेलुगु जाति युग पुरुषुडु तेलुगु वीर लेवरारा दीक्षभूनि सागरा स्वतंत्र संग्रामलो यावत् भारतावनी के स्फूर्तिदायकंगा निलिश्चिन मना नायकुडु अल्लूरी सीताराम राजू पुट्टिन ई नेल मीद मनमंदरम कलुसुकोवडम मन अदृष्टम। आंध्र प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कारम। मैं आज उस धरती को नमन करके अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर मन्यम विरुडु अल्लूरी सीताराम राजू के चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनके परिजन भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। ये हमारा सौभाग्य है कि उस महान परंपरा के परिवार के चरण रज लेने का हम सबको सौभाग्य मिला है। मैं आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। पंडरंगी में उनके जन्मस्थान का जीर्णोद्धार, चिंतापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक है। मैं इन सभी प्रयासों के लिए और इस वार्षिक उत्सव के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं जो हमारे महान गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी ने संकल्प लिया है कि देश अपने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास और उसकी प्रेरणाओं से परिचित हो। आज का ये कार्यक्रम उसका भी प्रतिबिंब है। साथियों, आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का या कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ नहीं है।
ये इतिहास भारत के कोने कोने और कण कण के त्याग, तप और बलिदानों का इतिहास है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हमारी विविधता की शक्ति का, हमारी सांस्कृतिक शक्ति का, एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकजुटता का प्रतीक है। अल्लूरी सीताराम राजू गारू भारत की सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान, भारत के शौर्य, भारत के आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक है। सीताराम राजू गारू एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस विचारधारा के प्रतीक हैं जो हजारों साल से इस देश को एक सूत्र में जोड़ती आई है। सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख के लिए और देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। भारत के आध्यात्म ने सीताराम राजू गारू को करुणा और सत्य का बोध दिया। आदिवासी समाज के लिए समभाव और ममभाव दिया, त्याग और साहस दिया। सीताराम राजू गारू ने जब विदेशी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ जंग शुरू की थी, तब उनकी उम्र केवल 24-25 साल थी। 27 साल की छोटी उम्र में वो इस भारत माता के लिए शहीद हो गए। चंपा क्रांति में भाग लेने वाले भी कितने ही नौजवानों ने ऐसी ही आयु में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। स्वाधीनता संग्राम के युवा वीर वीरांगनाएं आज अमृत काल में हमारे देश के लिए ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत है। देश की आजादी के लिए युवाओं ने आगे आकर नेतृत्व किया था। आज नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए आज के युवाओं को आगे आने का ये सबसे उत्तम अवसर है। आज़ादी के इस अमृतकाल में भारत देश एक ऐसी स्वर्णिम गाथा लिख रहा है जो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगी। और देश में तेजी से आगे बढ़ रहे शहरों में विशाखापट्टनम यानी सिटी ऑफ डेस्टिनी का नाम भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस को आधार और उम्मीद को साकार करने का जो कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से चल रहा है, आज का यह समारोह उसी प्रगति की ओर एक और पहल है। आज के इस भव्य समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में कई वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद विशाखापट्टनम के वासियों का सपना साकार होने जा रहा है। और आज का दिन विशाखापट्टनम की विकास की यात्रा में एक बहुत ही अहम दिन है और विशाखापट्टनम के इतिहास में यह स्वर्णिम दिन स्मरणीय हमेशा रहेगा। आंध्र की धरती पर आया हूं, जो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के लिए बहुत बड़ा दिन है। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी
इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था। साथियों, आंध्र प्रदेश के लोगों की एक बहुत खास बात होती है कि वो स्वभाव से बहुत स्नेही और उद्यमी होते हैं। आज तकरीबन दुनिया के हर कोने में, हर काम में आंध्र प्रदेश के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात चाहे एजुकेशन की हो या एंटरप्राइज की, टेक्नोलॉजी की हो या मेडिकल प्रोफेशन की, हर क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सनराइज सेक्टर से जुड़ी हमारी पॉलिसी की वजह से युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। ड्रोन से लेकर गेमिंग तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र को हमारी पॉलिसी की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तद्विश्वमा विश्वं तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वमा गृह्णाति गृह्णात्या विश्वं विश्वमा गृह्णाति आगृह्णाति गृह्णात्या गृह्णाति विद्वान् अग्निस्तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वम्
जातांगनिष्यमाणांच अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय ओम जातवेदसे सुरवामसो ममरायतो निदहाति वेदः कणः पर्षदति दुर्गानि विश्वानामेव सिद्धं वेदा।
Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is moving towards becoming a global leader in sustainable industrial development in energy, railways, roads and pharma sectors. चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। To make this vision tangible, Honorable Prime Minister is today inaugurating, laying the foundation stone and dedicating to the nation projects worth over rupees 2 lakh crores in Andhra Pradesh, spanning energy, railways, roads, infrastructure and pharma industries. The support of Honorable Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu ji is playing a vital role in these projects. Under this transformational initiative, Honorable Prime Minister is laying the foundation stone of the Green Hydrogen Hub of NTPC Green Energy Limited at Puri Marka near Vishakhapatnam. This state-of-the-art project with an investment of rupees 1,85,000 crore is spread over 1,600 acres. To power this green hydrogen hub, 20,000 megawatt renewable energy projects will be installed in Andhra Pradesh. These projects will create more than 57,000 jobs. This ambitious project will establish India as a global leader in the field of green hydrogen production. To strengthen the rail infrastructure, the Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for various rail projects worth over rupees 6,000 crore. These include the South Coast Railway Headquarters, Guntur Bibinagar doubling and electrification, and the doubling of Mehboob-Nagar Dhon line. These projects will improve connectivity, reduce travel time and boost regional trade. The Honorable Prime Minister is dedicating various railway projects worth over rupees 5,700 crore to the nation today. These include the doubling of the Ghuti Dharmavaram railway line, the doubling of the Vijayawada Gudivada Bhimavaram Narsapur railway line, and the doubling and electrification of the Gudivada Machilipatnam and the Bhimavaram Nidada-Volu railway line. To enhance regional connectivity, the Honorable Prime Minister is laying the foundation stone and inaugurating a total of 17 road projects in Andhra Pradesh worth over rupees 7,500 crore. Prominent among these projects are the upgradation of NH 440 from Vempalli to Chaglamarri and the widening of NH 167 from Kondamodu to Perecherla. These projects will improve connectivity and generate new employment opportunities in Andhra Pradesh. The Honorable Prime Minister will also lay the foundation stone of the bulk drug park located at Nakkapalli in Ankapalli district with an investment of over rupees 1,800 crore. This world-class facility will reduce the cost of production in India's pharmaceutical sector. To further accelerate modern industrial progress, Honorable Prime Minister will today lay the foundation stone of the mega smart city project Krish City located in Tirupati district. This project, to be built with an investment of rupees 2,139 crore, is spread over an area of 2,500 acres in which the focus will be on food processing, textiles, auto parts and electronics. This project will create more than 1 lakh jobs. These projects will shape the future of energy, industry and infrastructure, generating numerous opportunities for growth and employment. These initiatives will make Andhra Pradesh a leader in sustainable development and industrial progress, paving the way for a green, prosperous and developed India.
in Amrit Kal is evolving rapidly under the dynamic leadership of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji. With the development of world-class social and physical infrastructure, Andhra Pradesh has also benefited from this. साथियों, हमारा आंध्र प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का राज्य है। जब आंध्र की ये पॉसिबिलिटी साकार होगी तो आंध्र भी विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित राष्ट्र बनेगा। Today, PM Modi is dedicating to the nation and laying foundation stone for 18 projects worth over rupees 9,000 crore. Foundation stone is being laid for missile test range at Nagayalanka in Andhra Pradesh, comprising of launch center, technical instrumentation facilities, indigenous radars, telemetry and electro-optical systems. This will enhance country's defense preparedness manifold. National highways projects being dedicated to the nation include widening of CS Puram to Malakonda to Singarayakonda and Sitaramapuram to Duttaluru sections. It will provide better connectivity to the famous temple of Malakonda and Udaygiri Fort. Widening of NH42 in Punganur town and 6-laning of Renigunta Poya Naidupeta section of NH71 will provide smooth connectivity to pilgrims visiting Tirupati Lord Balaji Temple, Sri Padmavati Amavari Temple and Sri Kalahasti and Kanipakam temples. 4-lane ROB will permanently eliminate traffic congestion caused due to level crossing number 17. 4-laning from East Breakwaters to Convent Junction will enhance port connectivity. 3rd rail line between new West Block Hut Cabin and Vijayawada stations and doubling of railway line between Bugganapalle Cement Nagar Panayam stations will strengthen rail connectivity between Rayalaseema and Amaravati. Foundation stone is also being laid for 4-laning of Gorantala to Hindupur. It will provide direct connectivity with NACIN and BEL. 4-laning of Mudanur to B Kotapalli section will improve regional connectivity. Widening of Nandyala Kurnool Kadapa border section and Mudireddipalle Kadapa Nellore border will enhance better connectivity with Veera Brahmendra Swami Temple. Construction of 6-lane elevated corridor in Ranasthalam town, Half Clover Leaf and ROB at Yeramanchi and Gudipalli villages. Construction of rail over rail between Guntakal West and Malappa Gate stations will bypass the freight trains touching Guntakal Junction, thus decongesting it. PM Ekta Mall at Madhuravada, Vishakhapatnam is being laid to promote ODOP, foster national integration, support Make in India, empower artisans and boost indigenous products. These development projects will give boost to agriculture, industrial, tourism and defense sectors and create new employment opportunities and strengthen the vision of developed Andhra Pradesh for developed India. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचानने वाले योग दूत का हम स्वागत करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए। उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है। साथियों, मुझे बताया गया है
कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0. where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे,
बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना
अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు माकालु क्रिया చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए, हथेलियां नीचे रहे, చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి, అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए, कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి, చైరులాగా కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए, श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య 4 అంగుళంగా स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, మెల్లగా श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास, చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి। घुटने को सीधा रखने का प्रयास, మాకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి, कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి। శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए। Today is a great day. ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో శాశ్వతంగా లిఖించదగ్గ రోజు। ఇలాంటి సమావేశానికి ఏదైతే అమరావతి రాజధాని పనులు నిలిచిపోయినాయి, ఆ రోజు మన ప్రధానమంత్రి గారే ఫౌండేషన్ వేశారు। ఈ రోజు పునఃప్రారంభం చేస్తున్నారంటే దీనికంటే మంచి రోజు చరిత్రలో మనకి ఏ రోజు లేదని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। అలాంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరపున మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం, సుస్వాగతం, ప్రత్యేకమైన అభినందనలు। మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు సంపూర్ణంగా సమర్థించే పరిస్థితిలో ఉన్నారు। ఈ సందర్భంగా ఒక్క విషయం మీ అందరి దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక ఇండస్ట్రీ, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, ఒక కంపెనీకి దేనికైనా ఎఫెక్టివ్ లీడర్ ఉంటే ఆ ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది। Today I am proudly saying, right time, right leader for the nation, that is Narendra Modi ji.
అమరావతి పునఃప్రారంభ మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతున్న తరుణం ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా అమరావతి మౌలిక సదుపాయాల పనులకు శంకుస్థాపన. గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు అమరావతి అభివృద్ధి కోసం 74 కీలక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన. 250 మీటర్ల ఎత్తులో 11.22 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ నిర్మించబడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన. 55 మీటర్ల పొడవు 20.32 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో హైకోర్టు నిర్మించబడుతుంది. సచివాలయం మరియు హెచ్ఓడి టవర్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన. 50 అంతస్తుల సచివాలయం మరియు 42 అంతస్తుల హెచ్ఓడి టవర్లతో పరిపాలనకు కేంద్రంగా నిర్మించబడుతుంది. అమరావతి ట్రంక్ మౌలిక సదుపాయాలకు శంకుస్థాపన. 37 ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులు, సైకిల్ ట్రాక్లు మరియు భూగర్భ యుటిలిటీలతో 320 కిలోమీటర్ల ప్రపంచ స్థాయి రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది. తల్లి దుర్గా భవానీ, కొల్లు విన్నాయి పుణ్యభూమి పే మీ అందరినీ కలవడం నాకు ఆనందముగా ఉన్నది. आज जब मैं इस अमरावती की पुण्य भूमि पर खड़ा हूं तो मुझे केवल एक शहर नहीं दिख रहा, मुझे एक सपना सच होते दिख रहा है. एक नया अमरावती, एक नया आंध्र. अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है. आज यहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है. मैं भगवान वीरभद्र, भगवान अमरलिंगेश्वर और तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आंध्र प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, हम सब जानते हैं इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है. ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी शुभ संकेत है. स्वर्ण आंध्रा विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्रा के विजन को ऊर्जा देगी. अमरावती केवलम ओक नगरम का दो, अमरावती ओक शक्ति. आंध्र प्रदेश नो आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति, आंध्र प्रदेश नो अधुनातन प्रदेश गा मार्चे शक्ति. साथियों, अमरावती एक ऐसा शहर होगा जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के सपने साकार होंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्री, शिक्षा और स्वास्थ्य आने वाले कुछ सालों में
इन सारे सेक्टर्स में अमरावती एक लीडिंग सिटी बनकर खड़ा होगा। इन सारे सेक्टर्स के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, केंद्र सरकार उसे रिकॉर्ड स्पीड से पूरा करने में राज्य सरकार की पूरी मदद कर रही है। अभी हमारे चंद्रबाबू जी टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आज एक रहस्य बता देता हूं। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठ करके किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे आज मुझे लागू करने का अवसर मिला है। मैं लागू कर रहा हूं और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो, तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। साथियों, 2015 में मुझे प्रजा राजधानी का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। बीते सालों में केंद्र सरकार ने हर प्रकार से अमरावती के लिए मदद दी है। यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। यहां विकास कार्यों में तेजी आ गई है। हाई कोर्ट, विधानसभा, सेक्रेटेरिएट, राजभवन, ऐसी कई जरूरी बिल्डिंग बनाने के कामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत का निर्माण गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन 4 पिलर्स पर होगा। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में 4 पिलर सबसे अहम है। हम विशेषकर किसानों के हितों को बड़ी प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। किसानों की जेब पर बोझ ना पड़े और इसलिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हजारों नए और आधुनिक बीज भी किसानों को दिए। पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश के किसानों को अब तक 5,500 करोड़ रुपए का क्लेम मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी आंध्रा के लाखों किसानों के खाते में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश में ना तो सपने देखने वालों की कमी है और न ही सपनों को साकार करने वाले कम है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज आंध्र प्रदेश सही राह पर चल रहा है। आंध्र ने सही स्पीड पकड़ ली है। अब ग्रोथ की स्पीड को हमें लगातार तेज करते रहना है और मैं कह सकता हूं, जैसा बाबू ने 3 साल में अमरावती के निर्माण का जो सपना देखा है, इसका मतलब ये 3 साल की सिर्फ अमरावती की गतिविधि आंध्र प्रदेश के जीडीपी को कहां से कहां पहुंचा देगी, ये मैं साफ देख रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश की जनता को, यहां जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, सभी को फिर आश्वस्त करता हूं, आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए आप मुझे हमेशा अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मी
అందరి ఆశీర్వాదముతో ఈ కుటుంబీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నది. ధన్యవాद.